हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे आप। तो बेसिकली आज जो हमारा क्लास होने वाला है उसके ऊपर हम आएंगे ही बेसिकली। पर उससे पहले थोड़ा सा एक बहुत अच्छा गुड न्यूज़ है। अगर आप लोगों में से जिनके लिए भी एज एक मैटर था उनके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। तो बेसिकली जेपीएससी ने इनका जो एज का कटअप था 2026 लेके चल रहे थे वो। लेकिन इससे हुआ क्या था कि चूंकि पीछे कुछ काफ़ी जेपीसी के एग्जाम कंडक्ट नहीं हो पाए थे, इस वजह से इस एज के कटअप को 2022 कर दिया गया है। मतलब जिनका भी एज 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल, ये 4 साल तक जिनका भी एज ज़्यादा हो जा रहा था, अब वो क्या कर सकते हैं, वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। अगर जिनका भी प्रिपरेशन काफ़ी बढ़िया है और वो मिस कर जा रहे थे, एज कटअप उनका पूरा नहीं हो रहा था, तो आज के डेट में इस न्यूज़ के चलते उनको बेनिफिट होने वाला है और बड़े आराम से आप 4 साल तक अगर आपकी एज में कट ऑफ हो रहा था तो आप इसको कर सकते हो, बड़े आराम से कर सकते हो। ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा गुड न्यूज़ है। सोरेन सरकार ने ये तो अच्छा काम किया है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन रुकी हुई थी इस वजह से कि आपकी एज कट ऑफ थोड़ा सा डिस्क्वालीफाई कर रहा था आपको, तो इट्स टाइम टू स्टार्ट नाउ। अब आप अपनी तैयारी को अच्छे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आप ही फॉर्म फिल कर पाएंगे। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये तो हमारा बेसिकली ये अच्छा न्यूज़ था, मुझे लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए और आपके काम का न्यूज़ है ये। ठीक है। तो अगर आप दुखी थे अपने इसको लेकर के तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम अपने सेक्शन में पढ़ेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। इससे पहले हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया? तो पहले हमने कंप्लीट कर लिया है मुंडा शासन व्यवस्था। इसके बाद हमने कंप्लीट किया है नागवंशी शासन व्यवस्था। नागवंशी शासन व्यवस्था। और आज हम कंप्लीट करने वाले हैं पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। आपको पता है कि इसमें टोटल 8 चैप्टर होते हैं। ये बेसिकली झारखंड के इतिहास सेक्शन के अंदर आता है। झारखंड का इतिहास इस सेक्शन के अंदर ही आता है और इस सेक्शन में ही आपने मुंडा पढ़ लिया, नागवंशी पढ़ लिया और आज हम पढ़ने वाले हैं पढ़ा पंचायत। ठीक है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे पीटी के अंदर, श्योर शॉर्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 3 क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही आगे चल के हम पढ़ने वाले मांझी परगना, संथाल, उसके बाद पढ़ने वाले हैं आपका 2, 3, 4, 5, 6 और पढ़ेंगे। मोटा मोटा समझ लो आप, टोटल 7 चैप्टर इसके अंदर होंगे और 8वां हम करेंगे क्वेश्चन सेक्शन। जितने पीआर के पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर हम करने वाले हैं। ठीक है। तो ये तो हुआ हमारा इंट्रोडक्शन और काफ़ी अच्छा, हमने 2 चैप्टर सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। आज हम इसको पढ़ा पढ़ा को करने वाले हैं। ठीक है। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छा चल रही होगी। हम अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे कि उरांव जनजाति से संबंधित कुछ जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में हमें जानना होगा। ये जनजाति क्यों इम्पोर्टेंट है, इस जनजाति के बारे में हमें क्यों पढ़ना है, इन सब चीज़ों को आज हम वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है। कलर रेड कर लेते हैं। ठीक है। अब देखो, उरांव जनजाति क्यों, आपको यह समझना होगा कि ये जो पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था है, इसके अंदर हमें उरांव जनजाति को पढ़ना है। ठीक है। ये पढ़ा पंचायत बेसिकली उरांव जनजातियों की शासन व्यवस्था है। ठीक है। उरांव जनजाति की ये शासन व्यवस्था है। ठीक है। हमने देखा था ना, मुंडा में तो बेसिकली नाम से क्लियर था, मुंडा शासन व्यवस्था का मतलब होता था मुंडा जनजाति के बारे में पढ़ रहे थे। यहाँ पर जनजाति क्लियर नहीं है, आपको याद रखना पड़ेगा। पढ़ा शासन व्यवस्था जो है यहाँ पर, ये बेसिकली यहाँ पर जनजाति क्लियर नहीं है। आपको याद रखना होगा यहाँ पर कि ये उरांव जनजाति के बारे में है। उरांव जनजाति का जो प्रशासनिक शासन व्यवस्था था उसे ही हम पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था कहते हैं। ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। तो ये उरांव जनजाति बेसिकली आप जो देख रहे हैं ना, इसी के बारे में हम स्टडी करते हैं पढ़ा पंचायत का। ये हमने देख लिया। देखो यहाँ पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी चीज को अपन एक बार दो बार रिपीट करेंगे, कारण स्पष्ट ये है कि ये आपको याद होना चाहिए। सवाल यहाँ पर यही पूछेगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था किस जनजाति से संबंधित है। आपका उत्तर यहाँ पर होगा, बड़े आराम से यहाँ पर आप उत्तर करेंगे उरांव जनजाति से। ठीक है। उरांव जनजाति के बारे में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको एक चीज ध्यान रखना कि ये उरांव जनजाति जो है ना, ये मुंडा जनजाति से मिलता जुलता यहाँ पर जरूर था।
मुंडा जनजाति से ये मिलता जुलता, बहुत हद तक ये मिलता जुलता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा। अभी झारखंड की अगर बात करें, झारखंड में हमें जितने भी जनजाति को पढ़ना है, जैसे मुंडा पढ़ना हमें पढ़ना है, उरांव पढ़ना है, आपको यहाँ पर हमें संथाल पढ़ना है, हो जनजाति के बारे में पढ़ना है, खड़िया जनजाति के बारे में पढ़ना है। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट जनजाति है जिसके बारे में हम 1 to 1 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लेकिन इन सारे जनजातियों में और भी टोटल 33 जनजाति झारखंड में ऑफिशियली है। ऑफिशियली पहले 30 था, अभी 33 हो गया है। ठीक है, तो इन 33 को पढ़ने के बजाय 6 जनजाति के बारे में हमें बेसिकली पढ़ना पड़ता है। खासकर 6-7 के बारे में हार्डली हमें पढ़ना अच्छे से, इनको डीप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी के बारे में थोड़ा सतही लेवल में सवाल पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसके बारे में डिटेल से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसलिए हम इसे सेपरेट 1 by 1 पढ़ रहे हैं, और ये चैप्टर का पार्ट भी है, सिलेबस का पार्ट भी है। ठीक है, तो इन सारे जनजातियों में टोटल 33 जनजाति जो है झारखंड के अंदर, इन सारे जनजातियों में सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो संथाल जनजाति की है। ठीक है, संथाल जनजाति की सबसे ज्यादा जनसंख्या है, और उरांव की है नंबर 2 पे, ये सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड है। ठीक है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति यही है उरांव जनजाति, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सबसे ज्यादा होता है संथाल जनजाति, सबसे ज्यादा है। उसके बाद आपके पास आते हैं जो यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पर और मैं कहूंगा ध्यान रखने के लिए, बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स भाई ये आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो आपने देख लिया ना यहाँ पे दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली, ठीक है, ये जो आपने देखा है इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बेसिकली कि झारखंड में अगर ये सवाल आज तक पूछा नहीं और शायद पूछेगा भी नहीं कि आपको सबसे ज्यादा कौन है सबसे कम है, ये कभी भी नहीं पूछेगा। एक हाईएस्ट पूछेगा, सबसे ज्यादा कौन है वो पूछ लेगा, और सबसे कम कौन है वो पूछ लेगा। ठीक है, इसके बारे में और कुछ नहीं पूछेगा आपको, अगर इससे सवाल बनना होगा तो यही पूछेगा। तो सजाने नहीं बोलेगा आपको कि 1 पे कौन है, 2 पे कौन है, 3 पे कौन है, ये आपको सजाने नहीं बोलेगा। दैट्स वाई आपको ये याद रखने जैसा कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या जब किसी जनजाति की है तो वो संथाल की है, और सबसे कम है तो वो आपको भी पूछा नहीं जाएगा, बट सेकंड में उराव याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हुआ दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति उराव जनजाति। ठीक है, अच्छा, ये जनसंख्या केवल ये जनजाति केवल जनसंख्या में अधिक नहीं है, इसके साथ कुछ और भी खास चीजें हैं, मैं आपको भी 1 by 1 बताने वाला हूँ कि ये सबसे ज्यादा एजुकेटेड भी है, सबसे ज्यादा ये विकसित जनजाति है। इसमें एजुकेशन काफी बढ़िया है, जागरूक जनजाति है। ऐसा नहीं कि बस ये केवल जंगलों में रहते हैं जिनके पास ये समाज से, ये सोसाइटी से अवेयर नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जनजाति उरांव जनजाति जो देख रहे हो ना, ये सर्वाधिक विकसित जनजाति है। हालांकि जनसंख्या में दूसरा नंबर पे सबसे ज्यादा है, लेकिन एजुकेशन की बात करेंगे, अवेयरनेस की बात करेंगे, या फिर डेवलपमेंट की बात करेंगे, तो ये जनजाति संथाल से भी ज्यादा डेवलप्ड जनजाति है। आपको पता है, एक फैक्ट मैं बताता हूँ आपको, संथाल जनजाति, आप जो राष्ट्रपति हमारी जो है भारत की अभी द्रौपदी मुर्मू, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो संथाल जनजाति से ही संबंधित है, वो संथाल जनजाति की ही है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उरांव जनजाति जो है वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, सबसे ज्यादा शिक्षित है, सबसे ज्यादा जागरूक जनजाति है उरांव। ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजों तो आपको समझोगे। देखो मैं लगे हाथ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता चला जा रहा हूँ, ताकि पढ़ते पढ़ते ही आपको एक ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच मिलता जाए। ठीक है, दैट्स मैं आपको ये भी बताता चल जा रहा हूँ। ठीक है, तो भारत की जो प्रधान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, वो एक आदिवासी है, भारत की प्रथम आदिवासी है वो, जो राष्ट्रपति के पद पर अभी विराजमान है, और वो संथाल जनजाति से संबंधित है। हालांकि हम बात कर रहे हैं अभी उरांव जनजाति की। ठीक है, तो उरांव जनजाति के अंदर हमने देखा कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड है, ये सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेटेड इसके पास है, ये डेवलप्ड है सबसे ज्यादा, और शिक्षित है सबसे ज्यादा, और जागरूक भी है सबसे ज्यादा। तो अगर देखना है कुल मिला के, तो ये जो जनजाति है उरांव जनजाति जो आप देख रहे हो, ये सबसे डेवलप्ड जनजाति है। झारखंड में जितनी भी जनजाति आपको मिलेंगे, इन 33 जनजाति के ऊपर में देखा जाए, सारे जनजातियों में सबसे ज्यादा एजुकेटेड, सबसे ज्यादा शिक्षित अगर कोई अवेयर जनजाति है तो वो है उरांव जनजाति। बहरहाल उरांव जनजाति के बारे में जो सबसे पहला अध्ययन किया था उन्होंने शरद चंद्र राय ने किया था। शरद चंद्र राय जो है बेसिकली ये एक जाने माने
लेखक भी है इनके। आगे चल के हम साहित्य और साहित्यकार के अंदर इनका एक बुक भी देखेंगे। लेकिन अभी के लिए देखना आपको ये कि प्रथम वैज्ञानिक है जो इस जनजाति का, उरांव जनजाति के बारे में जिन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया था। साइंटिफिक स्टडी इन्होंने ही किया था, ठीक है। अब चूंकि आपको पता ही होगा कि हर जनजाति के अंदर इम्पोर्टेंट होता है खान पान, शादी ब्याह, ये सब जो तरीके हैं ना, ये सब शासन व्यवस्था का पार्ट होता है कि सोसाइटी कैसा था, इनका कल्चर कैसा था, ये क्या खाते थे, क्या पहनते थे, कहाँ रहते थे, ये सब जनजाति के बारे में हमें इंट्रोडक्शन में पढ़ना है। लेकिन उनमें से कुछ खास खास चीज़ें हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, अभी ध्यान से देखिएगा। एक तो इनके अंदर बंदर का मांस खाना निषेध है। उरांव जनजाति जो कि सबसे शिक्षित जनजाति है, इन्हें पता है ये बंदर का मांस एकदम नहीं खाते। इनमें अपराध है बंदर का मांस खाना, ठीक है। तो ये निषेध है यहाँ पे बंदर का मांस खाना इनके जनजाति में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो माँ के गोत्र में 3 पीढ़ियों तक विवाह वर्जित है उरांव जनजाति में। हालांकि ये आप देखोगे, ब्याह की बात है, शादी की बात है, तो आपने देखा यहाँ पे कि लगभग सेम गोत्र में अधिकतर जनजाति झारखंड के अंदर जो है उनमें सेम गोत्र में विवाह नहीं होता है। हालांकि इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि माँ के गोत्र में शादी तो हो सकता है बट 3 पीढ़ियों तक तो नहीं। 3 पीढ़ियों के बाद भले आप कर सकते हो बट 3 पीढ़ियों के अंदर आपको शादी नहीं करना है। ये तो बात हुई इनकी शादी ब्याह जो सोसाइटी का पार्ट है। बंदर का मांस खाना नहीं तो बता ही दिया मैंने। और जैसे कि एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट है जो अभी मैं आपके साथ तुरंत शेयर कर दूंगा। ये जो प्रजाति श्रेणी ना, यहाँ को कंफ्यूज नहीं होना है। प्रजाति श्रेणी, हालांकि हमने देखा झारखंड में जितने भी जनजाति हैं इनमें से सारे का प्रजाति श्रेणी जो है लगभग लगभग सारे लोग आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में। हमने देखा मुंडा जनजाति इसी प्रजाति से संबंधित है। लेकिन ये जो आपका उरांव जनजाति है, उरांव जनजाति है, ये प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में नहीं है। जबकि आगे आने वाले लगभग लगभग सारे जनजातियों में से मैक्सिमम मिलेंगे आपको प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के। लेकिन आपको याद रखना उरांव जनजाति और एक दो जनजाति को छोड़ के सारे आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में। लेकिन उरांव जनजाति जो है वो द्रविड़ में आती है, ठीक है। तो एक तो ये हो गया द्रविड़, ये द्रविड़ जनजाति में आते हैं। तो आपको याद रखना स्पेशली उरांव जनजाति जो सबसे शिक्षित जनजाति है वो द्रविड़ प्रजाति श्रेणी है। इनका जो प्रजाति श्रेणी है वो द्रविड़ है। और लगभग लगभग जितने भी आप आगे पढ़ेंगे उनमें से मैक्सिमम का प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड रखना है। यही दो प्रजाति श्रेणी आपको मिलेंगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड और आपको द्रविड़। यही दोनों आपको याद रखना है। इन्हीं में से आपको देगा उरांव कौन सी प्रजाति श्रेणी में आते हैं, मुंडा कौन सा प्रजाति श्रेणी में आते हैं, खड़िया कौन सा प्रजाति श्रेणी में आते हैं, इसे आपको पूछा जाएगा। आपको याद करना कि मैक्सिमम का प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड है। उरांव और आगे चल के आपको मैं बताऊंगा पहाड़िया जैसा जनजाति में कुछ स्पेशल है, वो भी आपको आते हैं द्रविड़ में। बाकी सब आते हैं प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ से सवाल अभी तक बने नहीं है लेकिन हाँ बनने का हाई चांस है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ तक तो देख लिया। अभी अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा होगा ना तो आप एक काम करेंगे, मैं एक अपना एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा जहाँ पर आप अपने आकर के डाउट को शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे आप हर कोई वहाँ पे आके कमेंट टाइप कर सकते हैं और एक दूसरे को डाउट्स को क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। मैं बना दूंगा आगे चल के आपको टेलीग्राम में प्लान बना रहा हूँ, टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल बना दूंगा और उसके ऊपर हम सब आराम से आके डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। अब देखो भाषा, तो उरांव जनजाति, हालांकि भाषा के 2 पार्ट होते हैं, आपको मैंने बताया है पहले, या फिर समझ लो आप। भाषा एक जो लैंग्वेज बोली जाती है, बोलने वाली को भाषा कहते हैं। और इसी लैंग्वेज जो हम बोल रहे हैं ना उसको जो हम लिखते हैं, जब हम इसको लिखते हैं लिखित रूप में, तो इसको हम लिपि कहते हैं, ठीक है। लिपि मतलब समझ रहे हो आप? मतलब स्पेशली आप ये समझो कि जैसे कि 2 लोग हैं, ठीक है, आपस में ये बात कर रहे हैं ना जो, तो ये कहलाएगा भाषा कि ये आपस में जो बात कर रहे हैं ये किस भाषा से बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो बोल रहे हैं आपस में, उनको हम अगर डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, अगर उनको लिख सकते हैं, तो लिखने के लिए लिपि होती है, ठीक है। तो कौन सी लिपि है वो बात अभी नहीं करेंगे, आगे हम जाके जब संथाल के जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वहाँ हम लिपि का जिक्र करेंगे। लेकिन अभी केवल भाषा समझना है आपको। तो कुड़ुख भाषा इस्तेमाल में लेते हैं उरांव जनजाति। तो उरांव जनजाति के जो लोग हैं वो कुड़ुख भाषा काम में लेते हैं। और कुड़ुख का शाब्दिक अर्थ होता है मनुष्य। एक सवाल बना था इसमें पूछा गया था कि उरांव जनजाति का भाषा निम्नलिखित में कौन सा है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको सिलेक्ट क्या करना है, कुड़ुख। कुड़ुख सेलेक्ट करेंगे तो उरांव जनजाति बेसिकली जो भाषा काम में लेते हैं वो उड़ुक है, कुड़ुक भाषा है, ठीक है।
तो अभी तक हम उनके बोली के बारे में देख लिया, हमने उनके शादी ब्याह कल्चर के बारे में देख लिया, हमने उनके इंट्रोडक्शन दे लिया। अब थोड़ा सा एक और संस्कृति के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं, धर्म की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं। उरांव जनजाति में जैसे कि देखो, सदान जो है, सदान मतलब गैर आदिवासी जो सदान है, उनमें तरह तरह के बहुत सारे देवता हैं। ठीक है, कहा जाता है ना 33 कोटि के देवता हैं सदान के अंदर हमारे पास। तो लेकिन ये 33 कोटि के देवताओं की बात तो हम करते हैं, लेकिन जो जनजाति है ना, उनमें मैक्सिमम वो जो नेचर का पार्ट है, नेचर जैसे हो गया, सन हो गया, पहाड़ हो गया, वह पेड़ पौधे हो गए, यही सब जो होते हैं उनको ये देवता के रूप में पूजते हैं। ठीक है, उरांव जनजाति के जो लोग हैं ना, ये इनका सर्वोच्च देवता सूर्य है। सूर्य, सूर्य इनका सर्वोच्च देवता है, और सूर्य को ही ये धर्मेश कहते हैं या सिंगा बोंगा कहते हैं। ठीक है, हालांकि सूर्य तो हमारा वर्ड है ना, हम अपने भाषा में सूर्य को सूर्य कहते हैं, बट उरांव जनजाति के जो लोग हैं ना, वो सूर्य को सिंह बोंगा कहते हैं, या तो इसका ही नाम धर्मेश है। ठीक है, और ये इनका सर्वोच्च देवता है। हमारे केस में सर्वोच्च देवता चाहे जो हो, लेकिन आदिवासियों में खासकर उरांव जनजाति के लिए सूर्य जो देवता है, वो धर्मेश का जो सिंह बोंगा कहते हैं, धर्मेश कहते हैं, उनका हाईएस्ट डिवोटी है, सर्वोच्च देवता है। ठीक है, तो अभी तक हमने जो पढ़ा, हम थोड़ा एक बार समरी कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से रिकॉल कर सकें चीज़ों को। तो ध्यान से देखते हैं, हमें यही है कि पहली बात तो ये आपको याद रखना है कि ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी पॉपुलेटेड, ठीक है, दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, उसके बाद ये सर्वाधिक विकसित है, एजुकेटेड है और जागरूक है। ठीक है, और इनके बारे में यहाँ से सवाल बनता है कि शरद चंद्र राय जो है, इनके बारे में याद रखना है, ये पहले व्यक्ति है जिन्होंने उरांव जनजाति के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, इस जनजाति में, उरांव जनजाति के अंदर क्या क्या मना है, तो बंदर का मांस खाना मना है, और माँ के गोत्र में 3 पीढ़ी तक विवाह करना ये भी एकदम निषेध है, बिल्कुल निषेध है। ठीक है, ये आते हैं द्रविड़ नामक प्रजाति श्रेणी के अंदर। भाषा इस्तेमाल करते हैं कुड़ुक, और इनके देवता है सिंह बोंगा। ठीक है, इसको हम सूर्य के नाम से जानते हैं। क्लियर है, तो ये हुआ जनरल इंट्रोडक्शन उरांव जनजाति के बारे में। हालांकि इतना सब आपको याद रखना है इस जनजाति के बारे में, यहाँ से सवाल बनता है, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनते हैं, पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे हम कुछ और भी चीज़ों को समझ लेते हैं। देखो, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। उरांव जनजाति और संथाल जनजाति, ये दो जनजाति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल तो बनेंगे बनेंगे, और ये अगर आपने तो ध्यान से पढ़ लिया, तो आगे आपको किसी भी जनजाति में दिक्कत नहीं होगा। जो दिक्कत आपको होगा समझने में थोड़ा बहुत, हालांकि होने नहीं दूंगा, बट अगर होगा तो जनजाति है उरांव और संथाल में ही दिक्कत होता है, बाकी लोगों को दिक्कत कहीं नहीं होता है। अब देखो, थोड़ा हम अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब हुआ प्रशासन। तो देखो, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ तो लोग होंगे, जहाँ लोग हैं उस लोगों के समूह को नियंत्रित करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का होना जरूरी है। तो ही एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट आपको समझना है। ठीक है, पहला आपको समझना है गांव के लेवल पे। ठीक है, ठीक है, फिर आपको समझना है, उससे हल्का आगे जाते हैं, गांव से बढ़ते हैं तो ग्राम पंचायत आता है, या कह सकते हो थोड़ा सा प्रखंड टाइप से आता है। यहाँ होता है आपका कई गांव। ठीक है, एक गांव तो हुआ यहाँ पे, एक गांव, यहाँ पे कई गांव हो जाते हैं। ठीक है, कई गांव हो गए यहाँ पे, और इन सब के ऊपर एक होता है हाईएस्ट। ठीक है, एक होता है यहाँ पर हाईएस्ट पोजीशन। ये मैं बात कर रहा हूँ ना, ये बात मैं कर रहा हूँ, आपको पता है, पढ़ा शासन मतलब उरांव जनजाति के बारे में, उरांव जनजाति की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गांव लेवल पे जो सबसे ज्यादा हेड होते हैं, गांव लेवल पे जो प्रशासन के हेड होते हैं, उनको हम कहते हैं महतो। अच्छा, थोड़ा तरीके भी हम करते चले जाते हैं। मुंडा में क्या कहते थे गांव के लेवल के, मुंडा की बात करें जब, तो मुंडा में गांव के ऊपर जो हेड होते थे उसमें क्या कहते थे, उसे मुंडा कहते थे या हाथू कह देते थे। गांव से ऊपर जब जाते थे तो हम मानकी हुआ करते थे, और सबसे बड़ा वहां क्या होता था, पढ़ा राजा। वहां क्या होता था सबसे बड़ा, पढ़ा राजा सबसे बड़ा होता था मुंडा में। याद होगा आपको इतना। हम बात कर रहे हैं पढ़ा शासन में, यहाँ पे आपको देखना है गांव में
वहाँ मुंडा में मुंडा हुआ करते थे, यहाँ पे महतो होते हैं। महतो यहाँ पे गांव के प्रधान होते थे। गांव के प्रधान का जो पद है उसको महतो कहते हैं, किसमें, ओरांव जनजाति में या फिर पढ़ा शासन व्यवस्था में। कई गांव जब मिल जाते थे ना, कई गांव, तो यहाँ पर पढ़ा राजा होते हैं। मैंने कहा था ना कि उरांव जनजाति जो है वो मुंडा जनजाति से मिलता जुलता है। आप यहाँ देखो, मुंडा में पढ़ा राजा होते थे, ये स्किप हो गया है, बस यही स्किप हुआ है, यही स्किप हुआ है प्रशासन उरांव वाले में। ठीक है, गांव के स्तर पर मुंडा में मुंडा कहते थे और उरांव में महतो कहते हैं। उसके बाद कई गांवों के समूह बन जाते थे जब, तो यहाँ भी पढ़ा राजा हुआ करता था, कई पट्टियों को मिलाकर के पढ़ा राजा बनता था। यहाँ पे वो पढ़ा राजा होता है कई गांवों को मिलाकर। ठीक है, ये दोनों मेन चीज होते हैं। और इसके बाद जो सबसे हाईएस्ट प्रशासन की इकाई है ओरांव जनजाति में, वो है आपका पढ़ा दीवान। ठीक है, पढ़ा दीवान, ये कोई एक ऐसा व्यक्ति, आप उसको समझ सकते हो, जो ना किसी गांव को पर्सनल रूप से मैनेज करता है, ना तो किसी कई गांवों के समूह को या पढ़ा राजा को मैनेज करता है पर्सनल लेवल पे। ये एक सर्वोच्च, ये सुप्रीम कोर्ट जैसा एक्ट करता है। मान लो कि गांव में लेवल पे कोई विवाद आता है, कोई जमीन का विवाद हो गया, या किसी दो व्यक्ति के बीच में कोई क्लेश हो गया, या तो कुछ शादी विवाह को लेकर कोई मैटर हो गया, कुछ भी हुआ गांव लेवल पे, अगर महतो सॉल्व नहीं कर पाया तो वो मैटर चला जाएगा पढ़ा राजा के पास। अगर पढ़ा राजा के पास मैटर सॉल्व हो गया तो ठीक है, अगर यहाँ भी मैटर का सॉल्व नहीं हो पाया पढ़ा राजा के पास, तो मैटर कहाँ चला जाएगा, पढ़ा दीवान के पास। अल्टीमेटली क्या होता है, इसकी होता है ना, अभी आपको पता होगा कि अगर हाई कोर्ट के बाद हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वैसे समझ लो कि जो मैटर ये महतो सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो मैटर आगे पढ़ा राजा को चला जाएगा, जो मैटर पढ़ा राजा सॉल्व नहीं कर पाएंगे वो मैटर जाता है दीवान के पास। तो अल्टीमेटली जो पढ़ा दीवान है ये हाईएस्ट अथॉरिटी पे बैठे हैं। ठीक है, इनके पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम नहीं है, इनके पास जुडिशरी काम है। जुडिशरी कहने का मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के साथ बिहेव करेगा। जो मामला नीचे में गांव के लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, जो मामला पढ़ा राजा के स्तर पे सॉल्व नहीं हो पाएगा, वही मामला ये भाई साहब पढ़ा दीवान सॉल्व करते हैं। इसीलिए हम इसे कहते हैं कि ये गांव में ट्रीट करते हैं एज अ सर्वोच्च न्यायालय जैसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको याद रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गांव के लेवल पे आपको समझना पड़ेगा कि जो गांव के लेवल पे जो लोग काम करते हैं उसे हम महतो कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो गांव के लेवल से थोड़ा सा ऊपर लेवल पे जो काम करते हैं उन्हें पढ़ा राजा कहते हैं। एक सेकंड, महतो कैसे कहें हम, एक सेकंड सॉरी, थोड़ा सा ना एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा लगे हाथ, कि ये जो उरांव जनजाति है, आपको रिकॉल करने के लिए मैं पूछ रहा हूँ, उरांव जनजाति भारत के झारखंड में लगभग कितनी जनजातियां हैं मुझे बताइए कमेंट करके। उन जनजातियों में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जनजाति कौन है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, हमने क्या देखा, उरांव जनजाति के अंदर महतो गांव का प्रधान होता है, पढ़ा राजा कई गांवों का प्रमुख होता है। ठीक है, और पढ़ा दीवान ये कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं संभालता, ये जुडिशरी संभालता है, ये गांव में समाज में सर्वोच्च न्यायालय जैसा बिहेव करता है। जो मैटर महतो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो मैटर पढ़ा राजा सॉल्व नहीं कर पाएंगे, वो मैटर पढ़ा दीवान के पास जाता है। राइट, अच्छा, उरांव जनजाति आपको पता है कि ये सबसे ज्यादा एजुकेटेड है ना, आपको पता है जहाँ एजुकेशन रहेगी वहाँ महिलाओं की भागीदारी भी रहेगी। तो पंचायत कार्यों में यहाँ पे महिलाओं का भागीदारी था। आपको याद रखना, इकलौता ये प्रजाति मिलेगा, इकलौता जनजाति उरांव ही है जहाँ महिलाओं की भागीदारी एडमिनिस्ट्रेशन में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर ये सवाल बनता है तो बन सकता है, हाईली प्रोबेबल है कि अगर कोई एक जनजाति है जिसमें महिलाओं की भागीदारी होती है भैया, तो वो केवल केवल उरांव जनजाति है। ठीक है, चलो कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ अन्य अधिकारियों के बारे में, अब देखो मांझी, मांझी के बारे में देख लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा, हमने अभी तक केवल तीन अधिकारियों के बारे में देखा, एक महतो के बारे में देख लिया, पढ़ा राजा के बारे में देख लिया, और पढ़ा दीवान के बारे में देख लिया। हमने तीन देख लिया ना, और कुछ इंपॉर्टेंट अधिकारी का हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने मुंडा में भी पढ़ा था पाहन के बारे में। ठीक है, पाहन, जहाँ ये शब्द आएगा पाहन, ये शब्द जहां जहां आपको देखने को मिलेगा, मैक्सिमम जगह आपको याद रखना है, इसका एक ही मतलब है, क्या, ये धार्मिक संस्था होगा, उसका ये ओनर होगा, बस आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। धार्मिक चीजों में ये हीरो रहेंगे, धार्मिक प्रमुख रहेंगे। कौन? पाहन। जहां जहां पाहन शब्द आएगा समझ लेना, यहाँ भी ओरा में भी देखो यही है पाहन। पाहन जो है धार्मिक प्रमुख होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो पाहन है इसका असिस्टेंट है कौन? बेगा, ठीक है। धार्मिक प्रमुख जो पाहन है इसका असिस्टेंट कौन है? बेगा। ये धार्मिक कार्य में सहयोगी है, मतलब धार्मिक प्रमुख जो है, धार्मिक प्रमुख जो पाहन है उनके ये असिस्टेंट है। यहाँ पर एक खास बात आपको याद रखना है, सवाल बना हुआ है यहाँ से इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। अभी के डेट में क्या है, अभी जो हम लेटेस्ट पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी हम यही पढ़ रहे हैं ना कि पाहन प्रमुख है, धार्मिक प्रमुख है, और जो बेगा है ये सहायक है। हम यही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। लेकिन आपको एक बात जान के आश्चर्य होगा, क्या पता? कि बेगा का डिमोशन हुआ है। पहले पहले बेगा प्रमुख हुआ करता था, उरांव जनजाति में पहले बेगा प्रमुख हुआ करता था, और अब भाई साहब ये सहायक बन गए हैं, मतलब इसका डिमोशन हो गया। ये सवाल आया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि उरांव जनजाति में पाहन धार्मिक प्रमुख है और बेगा उसका सहायक है। ये सवाल आएगा, यहाँ से सवाल बनेगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पाहन और बेगा की जोड़ी हमने देख लिया अभी अधूरी, ठीक है। फिर आता है भंडारी। भंडारी कौन होता है? संचालक प्रबंधक। गांव के लेवल पे जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन के वर्क होंगे, जितने भी, देखो मैं आपको यहाँ पे सरल भाषा में बता देता हूँ। एक बात आपको जो ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, भंडारी ये एक तरह से देखो, ये जितने गांव के लेवल पे, चाहे वो कोई कल्चरल इवेंट होगा, चाहे कोई जुडिशरी इवेंट होगा, चाहे वो कोई फेस्टिव इवेंट होगा, कुछ भी होगा, गांव के लेवल पे कुछ भी होगा, वहाँ पे भाई ये भंडारी ही मिलेगा आपको संचालक प्रबंधक के रूप में। और लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, मतलब लोगों को ये बताएगा भी कि फलाना जगह पर कोई ये सब चीज़ होने वाला है, तो लोगों को ये संदेश भी देगा, संचालक भी करेगा और प्रबंध भी करेगा। कौन? भंडारी। इस वजह से भंडारी को काफ़ी काम मिलता है इस मामले में, कि ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना पड़ेगा भंडारी के बारे में, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होगा। अच्छा, इन सब चीज़ों के बाद ना एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ जो हमें अभी तक जो एक चीज़ मिसिंग है, वो है मांझी के बारे में, ठीक है। मांझी के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल से समझना है। ये मांझी हुआ, ठीक है। पाहन हमने देख लिया, हमने पाहन को देख लिया। पाहन तो भाई वही है, पाहन तो है वही, धार्मिक प्रमुख पाहन हो गया। बेगा उसका असिस्टेंट हो गया, हालांकि इसका डिमोशन हो चुका है आज की डेट में। भंडारी देखे हमने, संचालक के रूप में देखा हमने भंडारी को, ठीक है। और प्रबंधक के रूप में देखा हमने भंडारी को, ठीक है। मांझी जो है वो प्योर आदेश पाल है, मांझी उरांव में। हालांकि जो आगे चल के मैं आपको भी बता देता हूँ, आगे जब हम पढ़ेंगे ना संथाल जनजाति के बारे में, आगे जब हम संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ हम देखेंगे, एक सेकेंड, आगे जब हम संथाल जनजाति के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पे संथाल जनजाति के अंदर मांझी सबसे हेड पोस्ट होता है, हम वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ उराव में मांझी आपका सबसे छोटा पद है। यहाँ पे आदेश पालक का काम है महतो के आदेश को लोगों तक पहुंचाना। महतो कौन था? महतो था गांव का मुखिया का, जो गांव के लेवल पे प्रमुख था वो महतो था। गांव का जो प्रमुख है, गांव का जो प्रमुख है वो महतो है। किस में भैया? किस में? तो गांव का प्रमुख महतो है जो उरांव जनजाति में, ठीक है। गांव का प्रमुख महतो है उरांव जनजाति में। यही गांव का प्रमुख मांझी हो जाता है संथाल में। कहाँ पे भैया? संथाल जनजाति में, ठीक है। और गांव का प्रमुख मुंडा है, कहाँ पे? मुंडा जनजाति में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आगे तक आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। आगे तक आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। उरांव जनजाति में जो प्रमुख है गांव का वो महतो कहते हैं, और इसी महतो के आदेश को लोगों तक पहुंचाने का मांझी करता है। मतलब महतो का जो आदेश होगा उसका लोगों तक पहुंचाने का कौन कर रहा है? मांझी। किसी में? उरांव जनजाति में। याद रखना आपको, उरांव जनजाति में महतो जो गांव का प्रमुख है उसके आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का मांझी कर रहा है। मतलब मांझी यहाँ छोटा पोस्ट है। लेकिन भैया ध्यान रखिएगा, संथाल में, संथाल जनजाति में जब पढ़ेंगे तो मांझी वहाँ पे गांव का हेड हो जाएगा, वहाँ पे जो संदेश वाहक होगा वो हो जाएगा कुछ और, आगे बताऊंगा आपको, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए मैंने आपको टेबल बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। ठीक, आई होप आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे मैंने क्लियर किया आपको। अगर आपको अभी तक कोई डाउट होगा तो आप मुझे डेफिनेटली, मैंने आपको बताया एक टेलीग्राम चैनल बनाने का मैं प्लान कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो तभी हो पाएगा जब एक वीडियोस के ऊपर लगभग लगभग इतने कम्युनिटी बन जाएंगे जहां मुझे लगेगा कि हाँ अब थोड़ी डाउट की भी जो है वो लिया जाए। बट तब तक अगर आपके कमेंट, आप यूट्यूब के कमेंट पे भी अगर चीज़ों को लिख देते हो तो वहां से भी अपन कमेंट खेल सकते हैं, डाउट क्लियरेंस वहां पे अपन दे देंगे। ठीक है, कम्युनिटी जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो फिर हम वहां पे जाकर के टेलीग्राम वगैरह के सोचेंगे। ठीक है, मांझी हमने देख लिया, पाहन देख लिया, बेगा देख लिया, भंडारी देख लिया। एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं मांझी कौन भैया। तो उरांव जनजाति में जो गांव के प्रमुख होते हैं उसको क्या कहते थे हम लोग, बताओ, याद है? भूल गए आप लोग? उरांव जनजाति में जो गांव के प्रमुख होते हैं, ठीक है, कौन होते हैं? महतो। उरांव जनजाति में गांव के प्रमुख महतो, इनके आदेशों को लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मांझी। पाहन जहां भी आएगा धार्मिक प्रमुख होगा, और भंडारी संचालक प्रबंधक है। ठीक है, तो आई होप कि जितने भी ये उरांव पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था जो हमने पढ़ा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी लोग थे और एग्जीक्यूशन के जितने भी लोग थे। एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कौन कौन देखा हमने एडमिनिस्ट्रेशन में? गांव के प्रमुख, महतो। उसके बाद हमने आगे पढ़ा पढ़ा राजा, फिर मैंने क्या पढ़ा? सर्वोच्च क्या हमने पढ़ा, भी बताइए, याद आपको है कि नहीं है? पढ़ा दीवान। ठीक है, याद आपको रखना पड़ेगा। ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन की पार्ट। और एजुकेशन में कौन आ रहे हैं? तो ये चारों आपके आ रहे हैं एजुकेशन में। ठीक है, तो पढ़ा पंचायत के शासन व्यवस्था में, प्रशासन में 3 पद आए, और अन्य अधिकारियों में एजुकेशन में ये 3 एक्स्ट्रा आ गए, 4 आ गए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया शासन व्यवस्था, हमने प्रशासन यहाँ पूरा पढ़ लिया। ठीक है, अब ये हमने पढ़ने के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, बस अब एंड हो गया, थोड़ा सा और कुछ इंपॉर्टेंट शब्दावली है, कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है, हमें देखना है, हम देखते हैं। ठीक है, देखो डंडा पढ़ा, डंडा पढ़ा ये क्या है? तो गांव, कई गांवों का संगठन, मतलब बहुत सारे गांव आए, आपस में आए, ये संगठित हो गए, तो इसी संगठन को क्या कहा गया? डंडा पढ़ा। ठीक है, पहनई भूमि, पहनई भूमि। पाहन जो गांव के प्रमुख हैं, धार्मिक प्रमुख हैं, उनको जो दी जाने वाली भूमि है उसको क्या कहते हैं? पहनई भूमि। देखो ये जो शब्दावली है ना, यहाँ से सवाल बनता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, आपको याद रखना है। ज्यादा याद रखना, 5-6 ही है, आपको इतना याद रख लेना है। तो डंडा पढ़ा क्या था? डंडा पढ़ा जो है कोई पद नहीं है, एक संगठन है। यहाँ सवाल आया हुआ है। ठीक है, कहा गया था डंडा पढ़ा के बारे में सही क्या है? गांव के प्रमुख, पंचायत के प्रमुख, या धर्म के प्रमुख, या संगठन? तो आपका उत्तर क्या होगा? संगठन। ठीक है, पहनई भूमि वो भूमि जो पाहन को दी जाती है, पहनई भूमि कहला जाएगा। भंडारीगिरी, भंडारीगिरी खेत क्या हुआ? जो भंडारी को दी गई जमीन को भंडारगिरी खेत कहते हैं। पढ़ा जतरा क्या भैया? तो पढ़ा जतरा नृत्य का आयोजन है। ठीक है, नृत्य का आयोजन। अच्छा, उरांव जनजाति के बारे में जो युवा ग्रह है, शायद मैंने आपको नहीं बताया, कि नोट कर लीजिएगा आप लोग। युवा ग्रह, इसको कहते हैं धूम कुड़िया। धूम कुड़िया बताया था क्या? वो देख लेता हूँ, फिर एक्सप्लेन करूंगा। धूम कुड़िया के बारे में मैंने बताया था क्या? छूट गया था ये, कोई बात है, उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा युवा ग्रह धूम कुड़िया। धूम कुड़िया, ये युवा ग्रह क्या होता है पता है आपको? मैं बता देता हूँ, दो ध्यान सुनो। मैंने आपको हालांकि मुंडा बताया था, बट यहाँ आपको फिर से बता देता हूँ। युवा ग्रह वो स्थान है जहाँ पे गांव का कल्चरल इवेंट, गांव का प्रशासनिक इवेंट, वहाँ पर युवा लोग आके नाच नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, कोई फेस्टिव ओकेजन सेलिब्रेट करते हैं। तो युवा ग्रह एक, समझ लो कि एक तरह से एक जगह आकर के विभिन्न क्रियाओं को, नृत्य हो गया, सामाजिक कार्य हो गए, धार्मिक कार्य हो गए, यहाँ पे एक तरह से ग्रुप होता है, यहाँ युवा गृह कहते हैं। बेसिकली ये युवाओं द्वारा संचालित है, इस वजह से युवा गृह कहते हैं। ठीक है, तो नृत्य आयोजन जो युवा गृह में होता है, युवा गृह का नाम धुमकुड़िया है। धुमकुड़िया जो भवन है, युवा गृह है, वहाँ नृत्य आयोजन होता है, उसको हम पढ़ा जतरा कहते हैं। पढ़ा शिकार, सामूहिक शिकार, मतलब उरांव जनजाति में जो पुरुष लोग होते हैं वो साल में एक बार शिकार करते हैं, उसको सामूहिक शिकार कहते हैं, उसको पढ़ा शिकार कहते हैं। और 12 साल, हर साल, ये एवरी ईयर करते हैं, ये एवरी ईयर। ठीक है, हर साल करेंगे पुरुष लोग,
वो सामूहिक शिकार कहलाता है। और जो महिला लोग करती है वो 12 साल में एक बार करती है। एक तरह से इवेंट है, समझ लो, एक तरह से फंक्शन है, इस जाति की परंपरा है, समझ लो आप। तो उसको जलीय शिकार कहते हैं। जलीय शिकार क्या हुआ? महिलाओं का शिकार आयोजन जो 12 साल में एक बार करते हैं वो जलीय शिकार हो गया। और जो पुरुष लोग करेंगे उसको पढ़ा शिकार कहते हैं, और ये एवरी ईयर होता है। ठीक है, तो एक बार हम तो फिर से रिकॉल कर लेते हैं। आई होप कि कोई आपको डाउट डाउट अभी तक नहीं होगा। तो फिर से कहना चाहूँगा कि अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में जरूर डालिएगा, ताकि मैं आपके डाउट्स को ले सकूँ, और वहाँ कमेंट में ही मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो आपको डाउट डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, या फिर आगे आने वाले टाइम पे अपन टेलीग्राम वगैरह, टेलीग्राम में सब कुछ और सोचेंगे। ठीक है, तो चलो डंडापन, ये देखो हमने क्या देखा अभी, हमने देखा अभी, हाँ, डंडा पहड़ा क्या है? तो कई गांवों का संगठन है। पहने भूमि, पहाड़ को दी गई भूमि, भंडागिरी खेत, भंडारी को दी गई जमीन, और नृत्य आयोजन को पढ़ा जतरा कहते हैं। और जो पुरुष लोग शिकार करते हैं परंपरागत तौर पे उसको पढ़ा शिकार कहते हैं। ये हर साल होता है, एवरी ईयर होता है। और महिलाएं जो शिकार का फंक्शन करती हैं उसे जनिक शिकार कहते हैं, जनिक शिकार। और वे महिलाओं जो करती हैं इस साल में 12 साल में एक बार करती है। ठीक है, आई होप कि अब आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर हो गया होगा। एक बात आप लेके चलो कि इसी चैप्टर में यहीं से आपका एक सवाल, जितना मैंने बता दिया है, एक बात को ध्यान रखना, जितना मैंने आपको बता दिया है, जितना आपने पढ़ लिया है, इससे एक सवाल पक्का आना ही आना है। कुछ नहीं हो सकता, एक सवाल तो आपके यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो आई होप कि सब कुछ सही रहा, कोई डाउट नहीं होगा। और वीडियो के अंदर कुछ अगर डाउट है, कुछ सवाल है, तब मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम और चीज़ों को देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। चैनल सब्सक्राइब करने वाले तो मैं बोलूँगा नहीं, आपको अच्छा लगता है तो करो, और नहीं लगता है तब भी करो। इसलिए ना भाई, सपोर्ट थोड़ा करो यार, सपोर्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का सब्सक्राइब बोलते थे, सॉरी। सब्सक्राइब कर लो थोड़ा इसको। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद आपके पास जो डाउट होंगे आप मुझे कमेंट में डाल दीजिए, वहां से अपन क्लियर कर लेंगे। ठीक है, चलो तो हम 3 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था। कल हम आने वाले वीडियो में देखेंगे संथाल जनजाति के बारे में, मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। फिर हम धीरे धीरे आगे कंप्लीट करने की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, टेक केयर। आई होप अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, चलो कोई डाउट तो नहीं रहा मन में, सब क्लियर है? चलो मिलते फिर भाई, हैव अ नाइस डे।